पहली चीज तो ये समझो, फ्लैट के प्राइस बढ़ने की एक लिमिट होती है सर। फ्लैट आपका हमेशा बढ़ता रहेगा, आपकी 7 पुश्तों तक 3 पुश्तों तक बढ़ता ही रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला चाचा। आज अगर कोई 50 लाख का फ्लैट है ना सर, वो जिंदगी में कभी भी 10 करोड़ का नहीं होगा कभी भी नहीं होगा। और 10 करोड़ जब हो सकता था तब तक हो सकता है फ्लैट ही नहीं रहेगा। फ्लैट है ना सर, जिस बिल्डिंग आज के टाइम में 20-20 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है सर, क्या पता कभी भूकंप आए, दरार पड़ गया, कुछ हिल हाल गया, कुछ मेजर कुछ काम कराने की जरूरत पड़ गई, आप रहते हो 1900 फ्लोर पे और नीचे के 4 फ्लोर वाला कहीं बाहर भाग चुका है, छोड़ चुका है, विदेश शिफ्ट हो चुका है, वो 4 फ्लोर वाला काम कराएगा नहीं। आपका तो खटिया हो गया खड़ा, हवा में काम कराओगे क्या? हवा में तो डोल रही है आपकी बिल्डिंग। और नहीं कुछ भी हुआ, सब कुछ ठीक भी रहा सर, 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, 40 साल में उस बिल्डिंग की क्या जर्जर हालत हो चुकी है वो पता है। मेंटेनेंस वगैरह सब लगा करके इतना खर्चा आपका मांग रहा होगा फ्लैट। तो फ्लैट की कीमत इतनी अप्रिशिएट नहीं होती। वो फ्लैट अच्छा कितना अप्रिशिएट होता है बताऊंगा, सब बताऊंगा, रुको। बात दरअसल ये होती है, लोगों को ये गलत फहमी में रहते हैं कि हमारा फ्लैट की कीमत आज 20 साल बाद क्या होगी, 25 साल बाद क्या होगी। सर हकीकत सुनो, कान खोल के सुनो, कुछ नहीं होगी। बढ़ेगा, अप्रिशिएट होगा, लेकिन आप जो सोच रहे हो ना उसके आसपास भी नहीं होगा। कारण क्या है? फ्लैट की देखो कभी कमी नहीं होने वाली, कभी नहीं कमी होने, फ्लैट बनते ही रहेंगे। दिल्ली भर गया तो सर सरक गए लोग, नोएडा बन गया, उधर हरियाणा की साइड गुड़गांव बन गया। एक टाइम आया जब गुड़गांव भी भर गया तो भैया मानेसर डेवलप होने लग गया। इधर नोएडा भर गया तो ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन डेवलप होने लग गया। सर कल को जब नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा भर जाएगा, नया एरा डेवलप हो जाएगा, उधर मानेसर भर जाएगा तो उधर भी आगे बढ़ जाएंगे लोग, प्रॉपर्टी वहां डेवलप होने लग जाएगा। तो एक चीज समझो सर, फ्लैट्स लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। और अनलिमिटेड चीजों की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं पड़ती। वैल्यू किसकी पड़ती है? जिस चीज की कमी हो उसी की तो वैल्यू पड़ेगी। कमी किस चीज की है? लैंड की, जमीन की। भगवान ने जितना जमीन दे रखा है उससे एक बित्ता भी फालतू कोई नहीं बना सकता। फ्लैट बना सकता, बनाते रहो, बन ही रहा है। फ्लैटों का कल्चर तो आजकल छोटे छोटे शहरों में भी पहुंच गया है। छोटे छोटे शहरों में भी लोग घर तोड़ ताड़ करके लंबी लंबी बिल्डिंगें बना रहे हैं। तो कभी भी फ्लैट की कमी नहीं होने वाली। और हाँ, आपका 50 लाख का फ्लैट सर दिल्ली में जो है ना, आप सोचोगे 50 लाख का फ्लैट अब हम 1 करोड़ में बेचेंगे, तब तक तो 1 करोड़ में बिल्डर ने ऐसा फ्लैट बनाया, इतना चकाचौंध वाला, ऐसा स्विमिंग पूल, ऐसा स्टाइल, ऐसे इतना सोना चांदी जड़ रखा है उसमें कि आदमी जो लेने आएगा ना आपको 1 करोड़ नहीं देगा। वो कहेगा अगर 1 करोड़ में को तेरे को देना है, मैं नोएडा वाला फ्लैट नहीं ले लूंगा 1 करोड़ में, इतना फैसिलिटी है तेरे वाले में तो है भी नहीं उतना। गुड़गांव वाला नहीं ले लूंगा, तेरे वाले में तो है भी नहीं उतना। कल को गुड़गांव में आपका 1 करोड़ का लेने जाओगे, कहोगे अरे हम तो मानेसर में नहीं ले लेंगे, तुमसे क्या लेंगे भैया, मानेसर में और ज्यादा फैसिलिटी मिल रही है और ज्यादा अच्छा फ्लैट बना के दे रहे हैं। तो आपको रीसेल में हमेशा दिक्कत आएगी। फ्लैट जब भी बेचने जाओगे दिक्कत आएगी बहुत। अच्छा, बहुत सारे बिल्डर होते हैं, ब्रोकर, अरे 1 साल बाद बेच देना, हम ही बिकवा देंगे आपका, हम बैठे ना, हम बिकवा। कोई नहीं बैठा है, निकल लेगा वो दूसरी जगह बेचने के लिए। डायलॉग होता है बोलने के लिए, अरे हम बैठे ना, आप नहीं बेचोगे फिर भी आपका बीच में बिकवा देंगे, इतना बढ़ चुका होगा, हम बोल रहे हैं ना, हम बैठे ना। ब्रोकरेज हो तो बतौलेबाजी करवा लो, कोई लिखित डॉक्यूमेंट तो है नहीं, लिख के दो उसको, बोलो लिख के दो स्टैम्प पेपर के तुम बैठे हो यहाँ, यहीं बैठे रहोगे 2 साल तक 5 साल तक यहीं बैठे हो, लिख के दो। तो क्या ऐसे थोड़ी होता है? अब ऐसे होता है, तुम बोल रहे हो हम बैठे हो तो लिख के दो ना हमको, तुम बैठे हो यहाँ पे। निकल लेगा, नहीं बैठा है कोई, जो डॉक्यूमेंट पे है वही है, बुद्धि लगाओ। अब इस मुद्दे पर आओ कि फ्लैट लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कैलकुलेशन के बेस पे समझाता हूं। सर मान लो आज आप जो फ्लैट ले रहे हो, बड़ा पसंद आ गया एक फ्लैट, क्या जबरदस्त फ्लैट है, 50 लाख का फ्लैट है। 50 लाख के फ्लैट के लिए 42 लाख 43 लाख रुपए आप लोन लोगे ना, 40,000 की EMI आएगी ना, 10 लाख के आसपास उसका डाउन पेमेंट करोगे ना। मैं कहता हूं चलो ठीक है, इसका भी कैलकुलेशन बताता हूं। 50 लाख का जो फ्लैट आपने लिया है सर, 20 साल के लिए आपका लोन चलेगा। 20 साल का आपका जो लोन होगा 20 साल में। अच्छा एक और बात, 50 लाख का फ्लैट आपको क्या लगता है 10 साल में कितनी अप्रिशिएट हो जाएगी उसकी वैल्यू? बताइए कितनी हो जाएगी 10 साल में? सर अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट केस देखा जाए ना तो 10 साल में हो सकता है वो डबल हो जाए, 1 करोड़ का प्रॉपर्टी हो जाए, 1 करोड़ का फ्लैट हो जाए। लेकिन वो चांसेस 100 में से कोई 1 या 2% का है। ज्यादातर केस में हो सकता है कि वो 50 लाख का प्रॉपर्टी 60 लाख का हो जाए, 65 का हो जाए, 70 का हो जाए 10 साल में। लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट केस अगर है, बहुत बढ़िया उस एरिया का डेवलपमेंट हुआ है, बहुत बढ़िया कुछ हो गया है वहां पे, तो हो सकता है डबल हो जाए। लेकिन 100 में से 1 है, 2 है, 3 है परसेंट, 1-2% है 20 साल में 2 करोड़, इस हिसाब से कर लिया जाए
तो 50 लाख का फ्लैट 20 साल में 2 करोड़ का हुआ, यानी कि एनुअल अगर एप्रिसिएशन देखा जाए तो सर कितने परसेंट का हुआ? 7.18% इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। लेकिन 20 साल में जो आपने लोन ले रखा है सर, लोन मिला आपको 9% पर, और 9% पर मिलने की वजह से आपके प्रॉपर्टी की कीमत 2.18 करोड़ रुपए आपको पड़ी, जो आपने पे किया 2.18 करोड़, और बेस्ट केस में एप्रिशिएट होकर के वो 2 करोड़ का होना। सर बेस्ट केस में एप्रिशिएट होने के बाद भी आपने उस एप्रिशिएटेड वैल्यू से ज्यादा आपने पे कर दिया, एप्रिशिएटेड वैल्यू से ज्यादा आपने पे कर दिया, तो नुकसान में तो डायरेक्ट हो भाई, यहां पर डायरेक्ट। अब सुनो, अगर उस फ्लैट को आपने लिया ना होता, मतलब खरीदा ना होता, रेंट पे रह रहे होते, सर 40,000 की ईएमआई दे रहे होते। 50 लाख के फ्लैट में अगर रहना है आपको सर, 15,000 का रेंट आएगा आपका, क्योंकि इंडिया में रेंटल यील्ड बोलते हैं उसको, इतना ही है। 1 करोड़ का फ्लैट 18,000 रेंट मिलता है, 20,000 रेंट मिलता है, 25,000 रेंट मिलता है, इतना ही मिलता है। तो 50 लाख का फ्लैट है भैया, 15,000 रेंट मिल रहा है, बढ़िया रेंट है, ये बढ़िया रेंट है, बता दूं। 50 लाख का फ्लैट 15,000, सर 15,000 अगर आप रेंट दे रहे हो, कितना पैसा बच गया आपके? 40,000 ईएमआई देना चाहते ना, अभी 15,000 में काम होने लग गया ना सर, 35,000 रुपये आपका महीना बच रहा है। मैं कहता हूं ये 35,000 रुपये महीना एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड में हर महीना इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड नहीं समझ में आता तो नीचे मैंने एंजल वन का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करो, केवाईसी करो, 3 दिन लगेंगे आपको केवाईसी अप्रूव होने में। उसके बाद सर्च कर लेना इंडेक्स फंड। म्यूचुअल फंड नहीं समझ में आ रहा, बहुत सारे लिंक लाइन में आएगा, छोड़ दो। इंडेक्स फंड उससे बेहतर है, उससे ज्यादा सेफ है। नहीं समझ में आता, इंडेक्स फंड आंख बंद करके जा सकते हो। इंडेक्स फंड में गए, अच्छा इंडेक्स फंड में भी नहीं समझ आ रहा कहां चले जाए, तो ज्यादा लोगों का भरोसा होता है एसबीआई पे, चले जाओ एसबीआई इंडेक्स फंड में चले जाओ, कोटक में चले जाओ, अरे किसी में भी चले जाओ, एसबीआई चले जाओ, ज्यादा लोगों का भरोसा होता है इसलिए नाम ले लिया मैंने एसबीआई, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये। एसबीआई इंडेक्स फंड सर्च किया, वहां पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। सर डेटा ये कहता है, पिछले 20 साल का रिकॉर्ड उठा करके देख लो शेयर मार्केट का, 15% से ऊपर तो बड़े आराम से ग्रो हो जाती है, एनुअल ग्रोथ 15%। हाँ ऊपर नीचे होता है, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन में देखोगे तो 15% एनुअल मिल जाता है। सर 15% के हिसाब से 35,000 रुपए हर महीना जो आपका बच रहा है ना, उसको अगर एसआईपी में किए होते ना, इंडेक्स फंड में हर महीने डाले होते ना, सर 20 साल बाद मालूम कितना बन जाता है ये? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ से ज्यादा बन गया ये। अब मैं कहता हूं आपका जो एप्रिशिएट हो भी गया, एप्रिशिएट हो करके 2 करोड़ अगर बन भी गया, सर आप पे कर देना ना उसको, 1.5 करोड़ रुपए फिर भी बच रहा है आपका, फिर भी 1.5 करोड़ बच रहा है। अच्छा कहानी यहीं खत्म नहीं होती, और भी ध्यान से सुनो जरा। सर अगर फ्लैट लेते तो 7% रजिस्ट्री भी तो देते। 50 लाख के फ्लैट का 7% कितना हो गया? 3.5 लाख। मैं कहता हूं 3.5 लाख जो बचा उसको उठा करके लमसम करो। इसी एंजल वन में लमसम सर्च कर लेना आप, एसआईपी के बगल में लमसम भी। लमसम और एसआईपी में क्या फर्क होता है? एसआईपी आप हर महीने करते रहते हो, लमसम क्या होता है? एक बार पैसा डाल करके आप छोड़ देते हो। कहीं से मोटा पैसा आ गया 5 लाख 10 लाख, तो लमसम कर दो, पैसा डाल दो, छोड़ दो, फिर वो अपना कंपाउंडेड ग्रो होता रहता है। सर लमसम अगर कर लिए होते 3.5 लाख, तो सर 20 साल बाद ये पैसा बन जाता 57 लाख, 57 लाख बन जाता 20 साल बाद ये लमसम। और हाँ एक और चीज, 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट भी तो कर रहे थे, उस 10 लाख रुपए को लमसम करो, सर ये 10 लाख रुपए 1.5 करोड़ से ऊपर बन जाता 20 साल बाद 1.5 करोड़, यानी कि 1.5 करोड़ इधर 57 लाख उधर। अरे भैया फ्लैट 20 साल बाद जितना अप्रिशिएट होकर के आप उसकी कीमत, वो भी उतना होता नहीं, मैं बेस्ट केस मान लेता हूं, बेस्ट केस में अगर 2 करोड़ का फ्लैट हो भी गया तो आपका डाउन पेमेंट और रजिस्ट्री के पैसे से आप उसको खरीद लेते, तो 3.5 करोड़ तो नेट बच गया ना आपका। लगाओ लगाओ लगाओ, लगा के सोचो, 3.5 करोड़ नेट बच गया। सर 20 साल तक उसी फ्लैट में किराए पे रहो और 20 साल बाद उसी फ्लैट को खरीद लो अगर मर्जी है तो। अब आप कहोगे 20 साल तक उसी फ्लैट में तो किराए पे रहना पड़ेगा ना, किराए पे रहने से अच्छा है ईएमआई ना दे दे, कम से कम ईएमआई में एक ईंट अपना हर महीने अपना तो होगा। सर वो ईंट बहुत महंगा पड़ रहा है आपको, और किराए के फ्लैट में रहने में दिक्कत क्या है? हम हिंदुस्तानी लोग ना इमोशनल होते हैं, इमोशनल के साथ फूल भी लगा लो तो अच्छा है। अपना घर तो होना ही चाहिए, अपना घर तो अपना घर ही होता है, कुछ भी कहो, अपने घर की बात ही अलग है, अपना घर सुकून होता है। अरे ये घटिया डायलॉग बाज, ये डायलॉग कौन देता है मालूम? ये घर वालों के सिखाए हुए डायलॉग है, दोस्त यार के सिखाए हुए डायलॉग है, और उसी पड़ोसी के सिखाए हुए डायलॉग हैं। और देखो ये सारे लोग गरीब हैं, ये सब गरीब लोग हैं, ये सब गरीब लोगों का डायलॉग, अपना घर तो होना ही चाहिए। सर ठीक है अपना घर होना चाहिए, चाहिए ना, ठीक है होना चाहिए, लेकिन पहले उसके लिए इनफ कमा तो लो, इनफ इन्वेस्टमेंट करके अपना एसेट बना तो लो, तब लेना इन्वेस्ट एसेट। 40 साल तक जब इतना 3.5 करोड़ इधर, 2 करोड़ उधर, 3-4 करोड़ 5 करोड़ इकट्ठा हो जाए, ले लो फ्लैट।
हाँ, उस वक्त फ्लैट की कीमत आपको होगी बढ़ चुकी होगी, अरे उससे ज्यादा तो आपका एसेट बन चुका है। 50 लाख का फ्लैट 2 करोड़ हो गया, हमने यही तो मान तो लिया ना। 50 लाख का फ्लैट 2 करोड़ हो गया 20 साल बाद, फिर भी उससे कहीं ज्यादा पैसा है आपके पास, दे दो ना 2 करोड़। अभी 50 लाख देने से अच्छा 20 साल बाद 2 करोड़ देना, सर वो सस्ता पड़ेगा। और 20 साल बाद क्या पता उस फ्लैट में आपको रहने का मन ना करे, इंफ्रा उसका उतना डेवलप हुआ ना हो जितना आप सोच के बैठे हो, तो रेंट भी तो हो, छोड़ के चले जाना कहीं। लेकिन अगर खरीद लिया फिर तो मजबूरी है, रहना ही पड़ेगा उधर। और बेचने जाओगे तो आपको डिजायर्ड अपना जितना चाहते हो बेचना उतना हो सकता है, मिलेगा नहीं। देख रहे हो कितना फायदा रेंट पे रहने का। और एक और बात बताऊं, आदमी जब फ्लैट लेता है ना, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का फ्लैट लेता है। औकात अगर 30,000 रुपये EMI की देने की है ना सर, वो 40,000 रुपये EMI देने वाला फ्लैट ले लेता है। तो जब अपनी औकात से बढ़ के आदमी फ्लैट लेता है ना, अच्छा हिंदुस्तानी हम लोग इमोशनल फूल, अरे 50 लाख का फ्लैट तो ले लेंगे, 60 का ले लेते हैं। ब्रोकर आपको दिखा, ब्रोकर पहले बजट पूछ लेगा, ब्रोकर को आपने जैसे 50 लाख बोल दिया वो 20 लाख ऐड कर देगा, वो 80 का फ्लैट दिलाएगा आपको, 70 का दिलाएगा वो। तो आप ले बोलोगे इसके ज़्यादा हो जाता उसी में खेल। हाँ तो मैं कहा था, हाँ आपने ले भी लिया ना, मैक्सिमम पैसा आपका EMI में जा रहा है। सर फ्लैट लेने के बाद इंटीरियर भी तो कराना होता है, नहीं तो खंडर दिखेगा, वाइट वाइट चूना आपको चारों साइड दिखेगा। पता चला फ्लैट तो ले लिया लेकिन ढंग का सोफा खरीदने का पैसे नहीं है, ढंग का वो डाइनिंग टेबल खरीदने का पैसे नहीं है, बेड खरीदने का पैसे नहीं है, किचन का काम करने का पैसे नहीं है। खंडर में रहोगे, अपना फ्लैट होने के बावजूद भी खंडर हो, किसी को बुलाओगे तो शर्म आएगी। वो फ्लैट देखते समझ में आ जाएगा, अरे इसका पैसा नहीं है, इसका तभी तो इंटीरियर नहीं करा रहा है। ऐसे खंडर में रहने से अच्छा सर लग्जरी फ्लैट में रहो, रेंट पे रहो। सारा जहां काम हम करा रखा है एकदम एक नंबर लग्जरी हो, ऐसे फ्लैट में रेंट पे रहो ना, और 20 साल बाद खरीद लेना उसी को। जितना पैसा आप EMI देने का मूड बन रहा है, जितना पैसा EMI दे सकते हो, उस पैसे को उठा करके SIP करो, डायरेक्ट ठोको इधर SIP में। 20 साल बाद खरीदेंगे, क्या दिक्कत है? कोई कहे अपना घर नहीं लिया, अरे एसेट बना रहे हैं, पहले एसेट बनाएंगे तब लेंगे। कि तू ले अपना घर जा करके, अपने घर की बात ही अलग है, तेरे लिए होगी मेरे लिए नहीं है। और एक दिक्कत लोगों को यह सताता है कि रेंट पर अगर रह रहे हैं तो बार बार घर बदलना पड़ेगा। अब दूसरे के घर को सजाएंगे, इतना प्यार से हम सजाएंगे दूसरे को, अपना आत्मा इमोशन सब जोड़ेंगे, फिर 2 साल बाद हमको छोड़ना पड़ जाएगा। ये कब तक ये सब सिलसिला चलेगा? अरे दिमाग लगाओ, बिजनेसमैन की तरह काम करो। सर लीज पे क्यों नहीं ले लेते उस फ्लैट को? रेंट पे ही, लीज पे लो, कॉन्ट्रैक्ट करो ना उससे 10 साल का लीज। 10 साल मकान मालिक को बोलो, 10 साल से पहले हमको छोड़ने को नहीं बोलोगे तुम, एग्रीमेंट, हर साल रेंट बढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा कुछ लोग कहेंगे रेंट हर साल बढ़ेगा भी तो। सर हर साल बढ़ेगा भी ना रेंट, फिर भी आप कैलकुलेशन करके देख लेना, फायदे में रहोगे रेंट पे रहने में। वो SIP आपको कहीं ज्यादा दे रहा है इस रेंट पर, अप्रिशिएटेड हर सॉरी जल्दी तो नहीं बोल रहा मैं, एक्साइटमेंट हो गया ना बोलने में, क्योंकि मैं भी फंसा हूं ना इसलिए एक्साइटमेंट अंदर से आवाज आ रही है। तो रेंट हर साल भले 10% बढ़ भी रहा है, फिर भी ना आपको वो वाला ऑप्शन कहीं ज्यादा बेहतर है, कहीं ज्यादा बेहतर है। समझ गए? कहां था मैं? भूल भी जाता मैं बोलते बोलते। लीज कर लो, उसको बोलो 10 साल से पहले नहीं निकाल सकते, 20 साल का एग्रीमेंट कर लो। अच्छा ओनर के लिए भी अच्छा है, ओनर के लिए अच्छा है कि आप छोड़ के कभी जाओगे नहीं, 20 साल तक रहोगे तो ओनर का रेंट कभी जाएगा नहीं। पता चले आप छोड़ के चले गए, 3 महीना खाली है फ्लैट, तो 3 महीना तो उसका नुकसान हो गया ना। तो वो भी चाहेगा कि ऐसा कोई मिले जो हमें 20 साल का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लो कॉन्ट्रैक्ट। धंधे वाले सोच रखो, लॉन्ग टर्म दूर का सोचो। 3 महीना बाद कुछ पसंद नहीं आया तो 3 महीना बाद हमारा अरे इस तरह का जॉब है, फिर भी तुम फ्लैट लेने का सोच रहे थे। तुमको पता नहीं है 5 महीने बाद 6 महीने बाद तुम्हारा जॉब कौन से शहर में रहेगा, फिर भी फ्लैट लेने का सोच रहे थे। मां बेवकूफ आदमी है फिर तो यार। अगर ये चैलेंज है कि कहां जॉब होगी तो फिर काहे को फ्लैट लेने का सोच रहे थे? और अगर इतने श्योर हो कि इसी शहर में इसी जगह जॉब रहेगी, नौकरी काम ताम इसी रहेगा, लीज करो उसके साथ, ये टेंशन ही खत्म। कराओ इंटीरियर जम करके, बढ़िया इंटीरियर कराओ, क्योंकि 20 साल तक 10 साल तक आपको उसी फ्लैट में रहना है। मकान मालिक तो कराएगा नहीं, वो काय को रख कराते। आप कराओ इंटीरियर, 5-6 लाख 10 लाख 15 लाख लगाओ, है पैसे तो नहीं, पैसा जितना है उतना लगाओ। 5 लाख का इंटीरियर करा लो, 2 लाख का करा लो, 3 लाख का करा लो, क्योंकि 10 साल उसी फ्लैट में तो रहना है। रहो एक लग्जरी बना करके उसको। एक और बड़ा टेंशन होता है, मान लो फ्लैट खरीद लिया ना, 2 साल बाद 3 साल बाद पूरा एरिया पूरा सोसाइटी अभी डेवलप हुआ नहीं है, पता चला बिल्डर को स्कैम में जेल चला गया है। सर नोएडा एक्सटेंशन गुड़गांव में कई सारे आपको बिल्डर मिल जाएंगे, जेल चला गया। अब प्रॉपर्टी हो गया अनाथ। हाँ कुछ उसमें फ्लैट बन चुके हैं, बिल्डर लोग उसमें रहने लग गए, लेकिन ज़्यादातर बिल्डिंग बनी ही नहीं है, सोसाइटी का लावारिस हो चुका है भैया। सर नोएडा एक्सटेंशन में ऐसी सोसाइटी है, लोगों ने फ्लैट ले रखे हैं, 20 फ्लोर पे घर है, बिल्डर जेल जा चुका है। बिल्डर ने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा नहीं, इसलिए पूरी सोसाइटी का लाइट काट दिया है।
अच्छा, बिल इतना ज्यादा है कि सारे सोसाइटी वाले मिला करके भी उतना पैसा भरेंगे नहीं। लाइट कट चुका है, लाइट कटने की वजह से लिफ्ट बंद है, पानी आना बंद हो चुका है। सर बाहर से टैंकर बुलाया जा रहा है, वो 20वें फ्लोर पे रहने वाला आदमी नीचे सीढ़ी से उतरता है, बाल्टी में पानी भरता है पीने के लिए और 20वें फ्लोर पर सीढ़ी चढ़ के जाता है, और ये रोज कर रहा है। ऑप्शन नहीं है उसके पास, फंस चुका है वो। मिडिल क्लास आदमी है, एक ही बार फ्लैट लेता है, एक ही बार में अपनी मैक्सिमम पूंजी फ्लैट का इंटीरियर फिटीरियर औकात जितनी थी सब लगा दिया है, बिल्डर जेल चला गया। क्या कर लोगे आप? कुछ है ही नहीं आपके हाथ में, फंस गए ना, फंस चुके हो सर, बुरी तरीके से फंस चुके हो। कोई ऑप्शन नहीं निकलने का, एक ही ऑप्शन है, जाके रेंट पे रहो कहीं। अपना फ्लैट होने के बावजूद भी, अच्छा अपना फ्लैट बेच भी नहीं सकते, बिल्डर जेल में, तुम्हारा कोई खरीदेगा भी नहीं फ्लैट। सर ये सारे पहलू को देखते हुए फाइनेंशियल एस्पेक्ट से आप देखो, इमोशनल एस्पेक्ट से आप देखो, फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखो, ये सारे हिसाब से आपको रेंट पे रहना कहीं ज्यादा बेहतर है। खरीदना तब 20 साल बाद जब मोटा एसेट बना लिया जाए। ठीक है।